साथियों, नमस्कार। आज ये ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट की दूसरी बैठक है। कल आप लोगों ने सुना होगा, कल अतुल ने बातचीत की। आज मैं अरुण कुमार, रिटायर्ड प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और आजकल मैं चेयर प्रोफेसर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, नई दिल्ली में। मेरा विषय है लॉकडाउन और उसके बाद की आर्थिक परिस्थिति तथा असंगठित क्षेत्र और आगे क्या हमारा रास्ता है। तो सबसे पहले मैं कुछ थोड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में बातें करूंगा और फिर उसके बाद ये जो लॉकडाउन है इसके बारे में। तो मैं इस विषय पे काफ़ी कुछ लिख रहा हूँ पिछले 3 महीनों से, और मेरे आर्टिकल्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, हिंदू, इंडिया लीगल, आउटलुक और जगह जगह पे छपे हैं। तो जो बात मैं अभी यहाँ पे संक्षेप में रखूँगा, अगर किसी को और कुछ पढ़ना होगा तो वो और पढ़ सकता है मेरे लेख से। तो शुरुआत करते हुए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है जब काम सारा रुक गया है। तो इस समय लोग बाज़ार में नहीं जा पा रहे, फैक्ट्री में नहीं जा पा रहे, दफ्तर नहीं जा पा रहे, सड़कें खाली हैं। तो इसका अर्थव्यवस्था कैसे ऐसे माहौल में चलेगी। और फिर आज दिख रहा है कि हमारा जो कंजम्पशन है बिजली का, डीजल का, वो 30% से ज़्यादा गिर गया है, और हवा और पानी का जो प्रदूषण है वो काफ़ी कम हो गया है। तो कुल मिला के सब दिखा रहा है कि अर्थव्यवस्था चल नहीं रही है। और ये परिस्थिति जो लॉकडाउन की है वो एक साथ बहुत बड़ी बड़ी जो हमारी इकॉनमी है दुनिया की, उसमें एक साथ आया है। तो यानी कि जो उत्पादन है वो एक साथ बहुत सारे देशों में कम हुआ है। तो हमको बाज़ार जाते हैं तो अभी भी ख़रीदारी कर लेते हैं, जो खासकर एसेंशियल चीज़ें हैं उनकी। तो ये इस तरह है जैसे कि पीछे से पंपिंग तो बंद हो गई है म्यूनिसिपैलिटी की, लेकिन पाइपलाइन में अभी पानी है और वो पानी हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि पानी अभी पंप हो रहा है, अर्थव्यवस्था चल रही है, पर जो हमारे स्टॉक्स हैं जो अर्थव्यवस्था में एसेंशियल्स के, उनको हम खरीद रहे हैं। तो इस समय जो उत्पादन लॉकडाउन में होता है वो सिर्फ एसेंशियल आइटम्स का होता है और बाकी सब चीज़ों का बंद हो जाता है। और एक चीज़ जो मैं और कहना चाहूँगा कि हम लोग सोचते हैं कि पैसा है तो उससे मतलब सब काम चल जाएगा, पर पैसा अपने आप में एक साधन नहीं होता है, वो सिर्फ एक एनेबलिंग फैक्टर होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अर्थव्यवस्था में, प्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो पैसा होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये जो आज की स्थिति है वो विश्व युद्ध से भी ज़्यादा बदतर है। जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2007, 8, 9 का, उससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति है। युद्ध की स्थिति में बेरोज़गारी नहीं होती है, डिमांड पूरी होती है क्योंकि आर्मामेंट का प्रोडक्शन वगैरह सब चलता रहता है। पर अभी डिमांड एकदम ख़त्म हो गई है अर्थव्यवस्था में, और सप्लाई भी ख़त्म हो गई है। तो ये जो सप्लाई का ख़त्म होना और डिमांड का ख़त्म होना, ऐसी परिस्थिति दुनिया में पिछले 100 साल में नहीं आई है। और इसी से आपने देखा कि अमेरिका में महज 7 हफ्तों में करीब 36 मिलियन, 3.6 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है। और भारत में भी जो CMI के आंकड़े आ रहे हैं वो बताते हैं कि करीब 120 करोड़ से ज़्यादा लोगों की का काम चला गया है। और मेरा मानना है कि ये आंकड़े अपने आप में पूरे नहीं हैं, क्योंकि जो बहुत सारे लोग पलायन कर रहे हैं वो शायद CMI के फ्रेम में ना हो। तो मेरा मानना है करीब 20 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके नौकरी या जिनका जो धंधा बंद हो गया होगा। तो ये जो स्थिति है ये नॉर्मल स्थिति जैसी बिजनेस साइकिल की होती है जिसमें डिमांड कम हो जाती है, उससे ज़्यादा बदतर स्थिति है। और ये जो अभी आज का हमारा जो इमरजेंसी है
वो एक मेडिकल इमरजेंसी से शुरू हुई और वो इकोनॉमिक इमरजेंसी में बदल गई है। और ये मेडिकल और जो इकोनॉमिक इमरजेंसी हैं दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं। इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये लॉकडाउन की ज़रूरत क्या पड़ी। तो ये वायरस जो है ये बहुत ही इन्फेक्शियस है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। तो अगर हम ये मान के चलें कि सबको फैल जाएगा और सिर्फ 2% लोग ही इसमें मरेंगे, तो भारत की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से करीब 2.7 करोड़ लोगों की मृत्यु हो सकती है, अगर हम ये हर्ड इम्यूनिटी की बात करें कि ये फैलता है तो कोई बात नहीं है। और अगर ये मान लें कि हमारे यहाँ गरीबी बहुत है, लोगों में कुपोषण है और हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ही कमज़ोर हैं, और अगर 5% लोग सीवियर केसेस हो जाते हैं तो यानी 6.5 करोड़ जो हमारा मेडिकल सिस्टम इसको कोप नहीं कर पाएगा और उससे सोशल केओस हो जाएगा और सोसाइटल ब्रेकडाउन होगा। तो जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनको समय मिले जिससे कि वो इससे कोप कर पाएँ और ओवरवेल्म ना हो, उसके लिए लॉकडाउन ज़रूरी है। और दुनिया में भी यही देखा गया है कि जब तक एक वैक्सीन ना आ जाए, कोई दवा ना निकल आए, तब तक हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो इससे कोप करता रहे। तो इसके लिए लोगों ने लॉकडाउन की बात की। और एक जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है एपेक्स, कि जो पीक नंबर है वो हमारे मेडिकल कैपेसिटी के नीचे रहे, नहीं तो सारा हमारा मेडिकल सिस्टम भी ब्रेकडाउन कर जाएगा। तो इसके लिए लॉकडाउन ज़रूरी है। तो लॉकडाउन अपने आप में इलाज नहीं है, पर लॉकडाउन से जो सिचुएशन जो आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है उसको कंट्रोल करने में, उसको कोप करने में इसका फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए जो हमारे जो लॉकडाउन होने से असर क्या होता है कि जो हमारे गरीब जो लोग हैं जो काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, वो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। तो उनके पास क्षमता नहीं होती, उनके पास बचत नहीं होती, सेविंग नहीं होती कि वो सामान खरीद के 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए अपने घर में रख लें। तो जैसे ही उनकी आमदनी ठप होती है, वो उसके तुरंत बाद 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद भुखमरी उनकी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आपने देखा कि बहुत सारे लोग वो माइग्रेट कर रहे हैं, वो गांव वापस जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे शहर में काम नहीं है, शहर में खाना पीना नहीं मिल रहा है, तो वो चल रहे हैं। वो लोग 1000-1200 किलोमीटर दूर भी चलने को तैयार हैं, क्योंकि बिना खाए पिए वो कैसे ज़िंदा रहेंगे। और वो कह रहे हैं कि अगर हमको मरना ही है तो जाके परिवार के साथ रहें, वहाँ पे जाके मरें, तो इसलिए वो बेहतर है कि हम अपने परिवार के साथ रहें। और मेरा मानना है कि इस स्थिति में जहाँ पे कि उनका एलिनेशन बहुत ज़बरदस्त हो गया है, वो जल्दी गांव से वापस नहीं आएंगे शहर में। और इसीलिए आपने देखा कि जैसे ही 14 अप्रैल को जब ये लॉकडाउन का पहला चरण थोड़ा कम किया गया, तो उसके बाद तुरंत ही जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उसमें राजस्थान में 10 गुना ज़्यादा डिमांड हुई और महाराष्ट्र में 2.5 गुना ज़्यादा डिमांड हुई काम की। तो लोग जो पलायन करके वापस गए हैं वो काम वहाँ पे ढूंढ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये लॉकडाउन तो हमने लागू कर दिया, पर ये लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें क्या करना ज़रूरी है। तो इसके लिए ये मेरा मानना है कि हम लोगों ने जिस तरह से लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया वो सही नहीं है, और हमारा जो बहुत ही अनइक्वल सिस्टम है उसमें लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करना भी बहुत मुश्किल है जब तक कि हम उसको ढंग से ना इम्प्लीमेंट करें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि लॉकडाउन में लोगों की फिज़िकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। पर जहाँ पे कि इतने कंजेस्टेड कंडीशन में लोग शहर में रहते हैं, गरीब लोग, कि एक एक कमरे में 4-4, 5-5, 10-10 लोग रहते हैं, तो वहाँ पे फिज़िकल आइसोलेशन बड़ा मुश्किल है, वहाँ पे लोग निकलेंगे। तो इसलिए लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने के लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो जहाँ जो व्यक्ति है उसको खाने पीने की चीज़ें मुहैया हों, जो उसकी एसेंशियल चीज़ें हैं, साबुन है, पानी है, वो वहाँ पे उपलब्ध हो। दूसरा कि डीकंजेस्ट किया जाए, जो लोग वापस जाना चाहते हैं गांव वो जाएं, और जो रहना चाहते हैं उनको डीकंजेस्ट किया जाए स्कूल्स की बिल्डिंग्स में, हॉल्स में, और जो खाली ग्राउंड है वहाँ पे टेंट का वो इंतज़ाम करके उनको रखा जाए, जिससे कि थोड़ा सा फिज़िकल डिस्टेंसिंग ज़्यादा हो जाए। तो ये सब हमने किया नहीं, और इसीलिए मेरा मानना है कि जो लॉकडाउन उतना हमारे यहाँ सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना कि लॉकडाउन सक्सेसफुल हमें करने की ज़रूरत थी। अब ये बात समझिए कि
ये लॉकडाउन तो उस तरह से नहीं हुआ, पर इसका असर अर्थव्यवस्था पे क्या है? तो अर्थव्यवस्था में ये है कि अब बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो गया है। हम कोई भी एक चीज़ जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो खुद नहीं बनाते हैं। हम एक चम्मच भी नहीं बना पाते हैं। अगर आज हम चाहें कि हम खनिज लोहे से शुरू करके एक चम्मच बनाएं तो वो भी संभव नहीं है। और हमारे गांव में जहाँ पे कि पहले एक सेल्फ सफिशिएंसी होती थी, वो भी एक तरह से ख़त्म हो गई है। आज बीज भी बाहर से आता है, उर्वरक भी बाहर से आता है, जो इम्प्लीमेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो भी बाहर से आते हैं। तो जो आज हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, और इसीलिए जो हम उत्पादन करते हैं उसको हम एक्सचेंज करते हैं दूसरों के साथ जो वो उत्पादन कर रहे हैं। तो इसको हम मार्केट बोलते हैं। मार्केट में पैसा इस्तेमाल करके हम आदान प्रदान करते हैं, जो चीज़ें हमको चाहिए, जो हम उत्पादन कर रहे हैं उनका आदान प्रदान करते हैं। तो जो आमदनी है जो हम कमाते हैं वो तो बाहर जब हम काम करते हैं उसी से आमदनी कमाते हैं। जैसे कि अगर हमारे घर में कोई काम करने वाला आ रहा है तो उसको हम तनख्वाह देते हैं, तो यानी कि हमारा लेबर उसके लेबर से हम एक्सचेंज करते हैं और तब उसको तनख्वाह मिलती है और तभी वो होता है। तो ये मार्केट में एक्सचेंज होता है। अब अगर हम रॉबिन्सन क्रूसो होते, एक टापू पे अकेले जो रह रहे होते, तो हमको सब कुछ ही अपने आप करना पड़ता, और एक हमारी बहुत ही मतलब रूडिमेंट्री लाइफ जिसको कहेंगे, बहुत ही रूडिमेंट्री लाइफ ही हमारी व्यतीत हो सकती है इसमें। पर जो आज समाज है उसमें बहुत तरह तरह का कैपिटल है और हम बहुत तरह तरह की चीज़ें उत्पादन करते हैं उनका। लेकिन जब लॉकडाउन हो गया तो फिर जब हम जो काम करने नहीं जा सकते दफ्तर में या फैक्ट्री में, और प्रोडक्शन एकदम से बंद हो जाता है। तो मॉडर्न डे जो प्रोडक्शन है आज वो बड़ा ही कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्शन है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, और खेती में भी ये देखिए तो मतलब जैसे भारत में पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, ये एक तरह से ग्रैनरी हैं जहाँ से जो सरप्लस है वो बाकी जगह जाता है। तो उत्पादन तो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन कंजम्पशन हमें सब जगह करना है। तो उसके लिए हमें फाइनेंस चाहिए, ट्रेड चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। और मान लीजिए कि आज ग्लोबल सप्लाई चेन हो गए हैं, मतलब कि जैसे कि अगर आपकी कमीज़ है तो हो सकता है उसका जो उसमें जो केमिकल्स वगैरह हैं वो शायद सऊदी अरेबिया से आ रहे होंगे, तागा कहीं से आ रहा होगा, सिलाई कहीं होगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहीं होगा। तो यानी ग्लोबल सप्लाई चेन एक तरह से हो गई हैं, और इसलिए कोई बड़ा देश भी जो है वो आज ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। और चाइना इस सप्लाई चेन के जो हब में है, उसके सेंटर में है, खासकर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में। तो जैसे ही चाइना में परेशानी हुई, तुरंत सारी दुनिया में प्रोडक्शन में परेशानी बढ़ने लगी। तो ये जो आज का उत्पादन है, इसका जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि उस डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से सब लोग एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं, और जहाँ प्रोडक्शन कहीं रुकता है तो बाकी जगह का प्रोडक्शन भी रुकने लगता है। तो ये जो प्रोडक्शन है, जिसके मैंने कहा कि फाइनेंस चाहिए, ट्रेड चाहिए, तो सबसे पहले तो हमको इनपुट की इन्वेंट्री है। मतलब कि अगर हमने कपड़ा बनाया तो कपड़े के लिए हमें तागा चाहिए, तागे के लिए हमें रुई चाहिए। तो एक हमारे पास इन्वेंट्री होगी, रुई की इन्वेंट्री होगी, तागे की इन्वेंट्री होगी, और जब हमने पक्का माल बना लिया, हमने जो कपड़ा बना लिया, तो उसकी इन्वेंट्री होगी। तो ये जो इन्वेंट्री होती है उसका एक फाइनेंशियल कॉस्ट होता है, क्योंकि उसके लिए हम वर्किंग कैपिटल बोरो करते हैं बैंक से और उस पर हम ब्याज देते हैं। तो अगर हमारा माल नहीं बिक रहा है तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो तो जो फंसा हुआ है और उस पर हमें इंटरेस्ट देना है। तो ये जो होता क्या है कि लॉकडाउन में दो चीज़ें हुई कि पहले तो जो कामगार है वो अपना जो फैक्ट्री नहीं जा पाएगा, दफ्तर नहीं जा पाएगा, और दूसरा जो इनपुट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाएगा, और उसके साथ साथ जो हमारा जो इन्वेंट्री है उसका जो कॉस्ट है वो तो हमें देना ही पड़ेगा। तो हालांकि हमारे पास वर्कर भी हैं, कैपिटल भी हैं, दोनों चीज़ें हैं, पर उत्पादन एकदम से बंद हो जाता है स्थिति में। और क्योंकि उत्पादन बंद हो गया तो फिर हमारा सेल नहीं होगा, और सेल नहीं होगा तो फिर परेशानी हो जाएगी। और जो उत्पादन भी होता है हमारे यहाँ देश में वो कई लेवल पे होता है। उसमें लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल है और कॉटेज सेक्टर है। और वर्किंग कैपिटल की हर एक को ज़रूरत है। तो वर्किंग कैपिटल से हम क्या करते हैं कि हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, बाकी इनपुट खरीदते हैं, और जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाह देते हैं। और फिर जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया तो उस समय भी हमने लोन लिया अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए, अपना जो दफ्तर सेटअप करने के लिए। तो यानी कि बिज़नेस जो है वो बहुत सारा ऋण पे काम करता है और उस पर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है।
तो वर्किंग कैपिटल पे भी पे करना पड़ता है, और जो वो बोरो करता है अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए उसको भी करना पड़ता है। अब ये जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो कहाँ से इंटरेस्ट पे करेगा बिजनेस? जब उसका सेल होगा तो उससे जो रेवेन्यू आएगा उसमें से इंटरेस्ट पे करेगा। लेकिन अब सेल्स तो रुक गया लॉकडाउन में, और जो लोन का रीपेमेंट है और इंटरेस्ट का रीपेमेंट वो वैसे ही चलता रहेगा, तो उसमें डिफ़िकल्टी आ जाती है और इसीलिए बिजनेस फेल करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास वो पैसा नहीं होता कि वो बैंक को वापस कर दें। इसीलिए सरकार ने पहले जो अनाउंस किया था उसमें 3 महीने का मॉरेटोरियम दिया था कि 3 महीने तक इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, 3 महीने तक जो लोन वापस नहीं करना पड़ेगा, और उसकी अवधि अब और बढ़ाई जा रही है। पर यह है कि कितने दिन ये होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो एक्यूमुलेट करता रहेगा और जो इंटरेस्ट नहीं पे किया है वो एक्यूमुलेट करता रहेगा, तो परेशानी तो बढ़ती चली जाएगी जब तक कि कोई और जो मदद ना हो। तो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसलिए जो लॉसेज हैं वो बढ़ते चले जाते हैं अगर हम इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं। पर यह है कि तुरंत हमारा फेलियर बिजनेस का नहीं होगा। अब जो कंपनियां होती हैं, कंपनियों में भी कुछ हेल्दी कंपनियां होती हैं जिनके पास रिजर्व होता है, यानी कि उनके पास अपना पैसा होता है जिस पैसे से वो अपना काम चलाते हैं। पर ये जब हम अपना रिजर्व इस्तेमाल कर रहे हैं तो मतलब हमारी सेविंग कम हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो वो कंपनियां हैं या वो छोटे छोटे यूनिट हैं जिनके पास की बहुत कम सेविंग है, बहुत कम रिजर्व हैं, तो वहाँ पे वो डिफ़ॉल्ट करने लगते हैं, वो लोन को वापस नहीं कर पाते हैं और वो भी डिससेविंग करते रहते हैं। और जो हमारा कॉटेज सेक्टर है, जो माइक्रो यूनिट्स हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी जो वर्किंग कैपिटल होता है वही एक तरह से हमारी आमदनी है। यानी कि अगर मैं पटरी पे कुछ थोड़ा सा फल बेच रहा हूँ या सब्ज़ी बेच रहा हूँ, तो उसी में से जो आमदनी आएगी उसी से मैं शाम को खाऊंगा और अगले दिन उसी में से अपना सामान खरीद के दोबारा बेचूंगा। अब अगर मेरा काम धंधा रुक गया तो जो मेरे पास पैसा होगा मैं उसी को खपत कर लूँगा, तो मेरे पास जो वर्किंग कैपिटल है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर दोबारा मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिएगा। लेकिन बैंक जो हैं वो पैसा तो देंगे नहीं, क्योंकि उनको डर है कि ये जो अगर वो पैसा और देंगे वर्किंग कैपिटल तो वो भी डूब जाएगा। तो बैंक जो हैं वो भी किसी से पैसा लेते हैं, जो हम डिपॉजिटर्स हैं उनसे पैसा लेते हैं और उसको आगे करते हैं, और जब उनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उनका लोन वापस नहीं आएगा, तो वहाँ पे भी डिससेविंग होगी और वहाँ पे भी फेलियर होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर भी एक तरह से जो इसके चपेट में आ जाता है और वहाँ पे भी समस्या शुरू हो जाती है। तो जो वर्किंग कैपिटल है, अगर वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो वर्किंग कैपिटल हमारे जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका एक हिस्सा होता है। इसीलिए ये माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा क्रूशल है कंजम्पशन से हमारे ग्रोथ के लिए। तो अगर इन्वेस्टमेंट कम होता है, वर्किंग कैपिटल उसमें से जो निकलता रहता है, तो फिर उसमें से ग्रोथ भी कम हो जाती है। और जो प्रोडक्शन जो होता है उसी से आमदनी होती है और बिजनेस का प्रॉफिट होता है। तो जब सेल्स कम हो गया, सेल्स खत्म हो गया, तो जब जो वेज पेमेंट है और जो बिजनेसमैन का प्रॉफिट है दोनों ही एक तरह से ख़त्म हो जाते हैं। और जब आमदनी ख़त्म हो गई या आमदनी कम हो गई तो डिमांड गिर जाती है, और जब डिमांड गिर जाती है तो जो भी जो प्रोडक्शन है उसका जो फिर सेल भी कम हो जाता है और जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बंद हो जाती है। तो अगर मैं मारुति कार प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मेरे पास 2 लाख कारें जो स्टॉक में पड़ी हैं, तो जब तक वो नहीं बिकना शुरू होंगी तब तक मैं और प्रोडक्शन नहीं करूँगा, और मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर जो 2 लाख कार रोज़ बनाने की है तो वो खाली पड़ी हुई है, और उस स्थिति में मैं और इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। और जब मैं और इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा तो फिर जो वहाँ पे जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है वहाँ पे कमी आ जाएगी और वहाँ पे जो फिर आमदनी कम हो जाएगी और कंजम्पशन फिर और कम हो जाएगा। तो एक विशेष साइकिल है जिसमें डिमांड कम हो जाती है, फिर वो जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो जाती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो अनयूटिलाइज रह जाती है, आइडल रह जाती है, उससे इन्वेस्टमेंट गिर जाता है, इन्वेस्टमेंट गिरने से फिर आमदनी और गिर जाती है, फिर डिमांड और गिर जाती है। तो एक विशेष साइकिल है जिसमें कि डिमांड भी कम हो जाती है और इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है, और इसकी वजह से समस्या बढ़ती जाती है। अब जो हमारी बचत है, जो सेविंग है, वो है हमारी आमदनी, और उसमें से हम कंजम्पशन घटा दें तो वो हमारी बचत है। लेकिन आमदनी तो ख़त्म हो गई गरीब आदमी की, तो सेविंग भी पूरी तरह से एक तरह से ख़त्म हो गई है। और जो कंजम्पशन है वो तो मिनिमम कंजम्पशन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम अपना जीवन कैसे व्यापन करेंगे। तो वहाँ पे भी डिससेविंग हो जाएगी। तो यानी कि बैंक भी डिससेव करेंगे, कंपनी भी डिससेव करेगी, जो आम आदमी है वो भी डिससेव करेगा। तो टोटल इकोनॉमी में सेविंग्स की बहुत ही एक तरह से कमी होने लगती है अर्थव्यवस्था में, और इसका असर फिर सारी अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। और इसी बात से हमें पता लगता है कि क्यों हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी नीतियाँ काम नहीं करती हैं।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो शुरू से ही ऐसा किया 2 महीने पहले से कि इंटरेस्ट रेट काट दिया, रेपो रेट काट दिया, रिवर्स रेपो रेट काट दिया, जिससे कि उनको लगता है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, है ना। पर अगर बिजनेस बंद है तो इन्वेस्ट तो करेगा नहीं। तो हमारा रिवर्स रेपो रेट काटने से और रेपो रेट काटने से इंटरेस्ट रेट कम हो भी जाए तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब बिजनेस बंद है तो उसको तो लोन की ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है। और अगर क्रेडिट वो नहीं लेगा तो बैंक के पास कोई जाएगा नहीं क्रेडिट लेने, और बैंक के पास क्रेडिट लेने नहीं जाएगा तो बैंक के पास एक्सेस लिक्विडिटी हो जाती है, जो वो उसके पास पैसा पड़ा हुआ है जो लोगों ने डिपॉजिट किया है। तो बैंक क्या कर रहे हैं, 8 लाख करोड़ रुपया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डाल देते हैं। कम से कम वहाँ पे रिवर्स रिपो में उनको 2.5-3% तो मिल जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको कंप्लेन कर रहा है कि भाई आप तो इसको लोन करो, आप क्रेडिट दो लोगों को, पर बैंक कह रहे हैं कि भाई क्रेडिट लेने वाला आएगा तब तो हम क्रेडिट देंगे। तो इसलिए आरबीआई रिवर्स रिपो और काट देता है, जिससे कि बैंकों को कम इंटरेस्ट देना पड़े। लेकिन इससे कुछ लिक्विडिटी बढ़ा देते हैं, सीआरआर कट कर देते हैं, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक कि प्रोडक्शन दोबारा नहीं स्टार्ट हो। तो लिक्विडिटी बढ़ाने से और इंटरेस्ट रेट काटने से प्रोडक्शन दोबारा शुरू नहीं होगा। जब तक ये डिमांड नहीं होगी प्रोडक्शन शुरू नहीं होगा। तो इससे एक चीज़ जो समझ में आती है कि पैसा अपने आप में साधन नहीं है। पैसा तो वो है जिससे कि अर्थव्यवस्था को लुब्रिकेट किया जाता है। जैसे कि हमारे शरीर में खून है, तो खून जब संचार करता है तो उससे फिर सब जगह एनर्जी मिलती है। तो पैसा तो सिर्फ एक सर्कुलेशन का माध्यम है कि वो इनकम सर्कुलेट करेगा, पर अपने आप में पैसा एक साधन नहीं है। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए। हम समझते हैं कि आरबीआई से पैसा बोरो करके दोबारा हम एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं, तो जब तक एक्टिविटी नहीं स्टार्ट होगी तो पैसा वो काम भी नहीं करेगा। अब जो असंगठित क्षेत्र है उसकी अगर आप बात देखें तो जैसे मैंने पहले कहा कि उनकी आमदनी कम होती है, उनके पास सेविंग करीब करीब नहीं के बराबर होती है। तो जैसे ही उनकी आमदनी खत्म होती है उनका कंजम्पशन तो तुरंत गिर जाता है, क्योंकि उनके पास वो बचत नहीं होती कि वो सामान खरीद पाएँ। और इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा कि वो अपना शहर से गांव की तरफ पलायन करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे जो अनइवन डेवलपमेंट का मॉडल है उसके ही वजह से ये सब हो रहा है कि कहीं इंडस्ट्री होती है, कहीं बिजनेस होता है और लोग कहीं रहते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। तो ये जो अनइवन डेवलपमेंट है उसी की वजह से हमारे जो ये समस्या जो आ रही है पलायन वगैरह की। और जो कॉटेज इंडस्ट्री सेक्टर है, जैसे मैंने पहले बताया कि उनकी सेविंग्स एकदम खत्म हो जाती हैं बड़ी तेज़ी से, और उनके पास वर्किंग कैपिटल एकदम खत्म हो जाता है। उसी तरह जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वाले हैं, कोई नाई है, कोई जो बढ़ई है, कोई ये है, उनकी भी सेविंग एकदम से ख़त्म हो जाती है। तो सारा का सारा असंगठित क्षेत्र परेशानी के दौर से गुजरने लगता है, क्योंकि उनके पास सेविंग नहीं है, वो खरीदारी नहीं कर सकते एसेंशियल्स की। फिर आप देखें कि संगठित क्षेत्र में क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो एक आमदनी होती है, एक फिक्स्ड इनकम होती है, और कम से कम उनको कुछ अपना हिस्सा मिलता रहता है। हालांकि वहाँ पे भी देखा गया है कि बहुत सारी कंपनियों ने लोगों को निकाल दिया है, या लोगों को कहा है कि भाई आप रिज़ाइन कर दो नहीं तो हमें आपको निकालना पड़ेगा, या वहाँ पे तनख्वाहों में कटौती की गई है। जैसे कि मैंने सुना है कि बहुत सारे मीडिया कंपनियों में, अखबारों में तनख्वाहें आधी कर दी हैं, या 20% या 10% या 30% गिरा दी गई हैं। तो जगह जगह ये बात हुई है। तो इसलिए जो ये संगठित क्षेत्र के लोग हैं उनके पास कुछ बचत है, उनके पास कुछ आमदनी है, और वो अपना जो कंजम्पशन है एसेंशियल्स का वो करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी देखा गया है कि लोग जो जिसको डिस्क्रिशनरी आइटम बोलते हैं, जो चीज़ अभी ज़रूरत नहीं है उसको अब पोस्टपोन कर दिया है। तो एक हमारे सामने घर के जो सज्जन रहते हैं वो डीएलएफ में काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया तीसरे चौथे दिन कि अरुण, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि हम क्यों फिजूल खर्ची इतना करते थे। मॉल जाने की क्या ज़रूरत है, रेस्टोरेंट जाने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ तो घर पे ही हो सकता है। तो ये जो डिस्क्रिशनरी आइटम्स हैं इनकी डिमांड एकदम बहुत कम हो गई है, और ये जल्दी रिकवर भी नहीं करेगी। और जैसे मैंने कहा कि जो डिससेविंग है कंपनीज़ की, वो भी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, जो रिटायर्ड व्यक्ति हैं, उन्होंने जो बैंक डिपॉजिट किया हुआ है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, तो उनकी भी बचत जो है वो भी बहुत कम हो जाएगी। और जो स्मॉल सेवर्स हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ पे भी बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत गिरावट हुई है। और बाकी भी जो एसेट्स हैं जैसे कि रियल एस्टेट है, वो भी काफ़ी हद तक गिर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस जब फेल करेंगे तो वो रेंट नहीं दे पाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी मार्केट में आ जाएगी, और इसलिए जब वहाँ पे उस समय सप्लाई बहुत होगी पर डिमांड नहीं होगी। तो इसका असर जो होता है उसको हम बोलते हैं वेल्थ इफेक्ट। वेल्थ इफेक्ट का मतलब है कि हमें लगता है कि हमारी जो संपत्ति है वो कम हो गई है,
तो इसलिए हम अपने जो खर्चे हैं वो कम कर देते हैं। तो जो अमीर सेक्शन भी है, जो वेल ऑफ सेक्शन भी है, वो भी अपने खर्चे कम कर देगा, वो इन्वेस्टमेंट कम कर देगा। अब जैसे मैंने कहा कि इस स्थिति में जब वर्किंग कैपिटल खत्म हो जाएगा, लोन पेमेंट नहीं होगा, तो बिजनेस फेलियर काफ़ी बड़े लेवल पे होने की संभावना है। जो केट है, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसका अनुमान है कि 20 से 30% दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो जब उनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं रह गया है, बिजनेस वो नहीं चला पाएंगे। और जो इसमें हाईली लीवरेज फर्म होती हैं, हाईली लीवरेज फर्म मतलब कि जितना आपका इक्विटी है और जितना लोन है, तो लोन का प्रोपोर्शन बहुत हाई है, उनको हाईली लीवरेज फर्म बोलते हैं। और खासकर ऐसी फर्म्स फाइनेंशियल सेक्टर में होती हैं। तो ये जो हाईली लीवरेज फर्म्स हैं, यहाँ पे क्योंकि लोन बहुत है, तो ये एकदम से फेल करने के कगार पे आ जाती हैं। तो ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है, इसमें एक और चीज़ जो होती है कि एक से दूसरा फर्म जुड़ा होता है। मैंने किसी से बोरो किया, उसने किसी और से बोरो किया, उसने आगे किसी और से बोरो किया, और मैंने अगर रीपे नहीं किया तो अगला वाला तीसरे व्यक्ति को नहीं रीपे कर सकता, वो चौथे को नहीं कर सकता। तो फेलियर एक साथ जुड़ा रहता है। तो यही देखा गया था जब लहमा ब्रदर्स का 2007-8 में ये मसला निकला था कि एक के बाद एक फर्म्स फेल करने लगते हैं। तो ये जो 3 महीने का मॉरेटोरियम है पेमेंट इंटरेस्ट का बैंकों को, उसको तो और बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो फेलियर होना शुरू हो जाएगा। और जब रिवाइवल होगा तो उस समय वर्किंग कैपिटल उपलब्ध हो, और बैंक हैं वो परेशान हैं क्योंकि उनका एनपीए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था और एनपीए और बढ़ जाएगा। तो एनपीए की डेफिनेशन भी बदलनी पड़ेगी, और जो आईबीसी है, बैंक्रप्सी कोड, वहाँ पे भी बदलाव करने की ज़रूरत है, जो कि सरकार ने अनाउंस किया है। तो जो बिजनेस जिनके पास लार्ज रिजर्व हैं, उनको तो कम पेन होगा, लेकिन पेन होगा उनको भी, और सभी तरह के फर्म्स हैं उनको पेन होगा। अब कृषि के बारे में देखिए, कृषि में जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग, यहाँ पे आप फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके उत्पादन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकती है लॉकडाउन के बावजूद। लेकिन हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं, और जैसे मैंने कहा कि अमीर व्यक्ति भी है, वो भी अपनी डिमांड कम कर देता है। तो इससे क्या है कि जब आमदनी कम होती है तो डिमांड कम हो जाती है, और कृषि के जो क्षेत्र में भी डिमांड कम हो जाती है। और ये हमने नोटबंदी के समय भी देखा था कि उस समय सब्जी और फल, इनकी जो डिमांड काफ़ी कम हो गई थी, इनके दाम काफ़ी गिर गए थे। तो किसान जो है उसको वो दाम नहीं मिलेगा जो उसको दाम मिलना चाहिए था। और वो सिर्फ सब्जी फल में ही नहीं है, बाकी चीज़ों में भी है, क्योंकि ट्रेडर उनको दबाएगा। और होगा क्या कि जो रूरल एरियाज़ में, गांव में, वहाँ दाम कम हो जाएंगे, और शहरों में शॉर्टेज हो जाएगी, यहाँ दाम बढ़ जाएंगे। तो ये एक समस्या है जिसको हमें सुलझाना पड़ेगा लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद भी, कि सरकार जितना भी जब फार्म प्रोड्यूस है उसको प्रोक्योर करे और उसको शहरों में बांटे। तो ये जब होगा तो एक्सटेंडेड प्रोक्योरमेंट और एक्सटेंडेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत ज़रूरी है, और ट्रेड को रेगुलेट करना भी ज़रूरी है। अगर ये किया तो गांव में भी दाम नहीं गिरेंगे और शहरों में दाम नहीं बढ़ेंगे। और मेरा मानना है इसमें बहुत सारी स्कूल बसेज़ हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेज़ हैं जो नहीं इस्तेमाल हो रही हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्मी को वॉर फुटिंग पे ये काम दिया जा सकता है कि वो लोग अपना ये सब जो डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई में मदद करें। पुलिस की ट्रक्स वगैरह हैं वो भी सप्लाई में मदद कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये लॉकडाउन जब हम रिलैक्स करेंगे स्टेजेस में, तो होने वाला क्या है। पहली बात तो हमारे देश में टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत कम है, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कम है। तो ये डर है कि कहीं सेकेंड राउंड अटैक ना हो जाए, जैसा कि कुछ देशों में देखा गया है। पर उससे ज़्यादा जो आर्थिक समस्या आएगी कि ये सेकेंड राउंड जब का अटैक का जो डर रहेगा, तो बहुत सारी इंडस्ट्री अभी उस कैपेसिटी पे नहीं काम करेंगी जो उस कैपेसिटी पे उनको करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि इंडस्ट्री को रिकवर करने में अभी काफ़ी समय लगेगा। और उसके पीछे एक और वजह है कि अभी क्योंकि आमदनी एकदम गिर गई है, और डिस्क्रिशनरी आइटम्स का सेल, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको एक कमीज़ खरीदनी है तो आप 3 महीने बाद भी खरीद सकते हैं, कार खरीदनी है तो अगले साल भी खरीदी जा सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप अभी खरीदें। तो डिस्क्रिशनरी डिमांड भी ख़त्म हो जाएगी, और जो इन्वेस्टमेंट है वो तो तब तक नहीं पिकअप करेगा जब तक कि आपका उत्पादन दोबारा स्टार्ट ना हो। तो इन्वेस्टमेंट भी गिर गया, डिमांड भी गिर गई, और कंज्यूमर सेंटिमेंट इस समय बहुत ही नेगेटिव है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत कम है। तो इसलिए तुरंत तो रिकवरी नहीं होगी अर्थव्यवस्था में। तो यहाँ पे एक डिबेट चल रहा है कि हमारी जो रिकवरी वी शेप रिकवरी होगी या यू शेप्ड। वी शेप मतलब जिस तेज़ी से गिरा उसी तेज़ी से अर्थव्यवस्था उठ जाएगी, और यू शेप का मतलब है
कि धीरे 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 वो उठेगा। तो ये अगर आप देखें तो जो रोज़गार है और आमदनी है वो तो बहुत धीरे धीरे ही बढ़ेगा, वो कोई तुरंत नहीं बढ़ेगा। फैक्ट्रियां हैं, उनको भी कहा गया है 30% पे 50% पे काम करने में। अगर आप देखें एयरलाइंस इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी यही हाल है कि वहाँ पे पता नहीं उनको कि किस उसमें हो। होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बाकी ट्रेड है, टूरिज़्म है, ये सारा अभी बहुत ज़्यादा खुलने की उस स्थिति में नहीं है। उत्पादन भी अभी पूरी तरह से मुझे लगता है सिवा कृषि के और कुछ एसेंशियल्स के वहाँ पे भी शुरू नहीं हो सकता। सप्लाई डिसरप्शन बहुत है। अभी भी जो हमारे रेड जोन्स हैं वहाँ पे 60% उत्पादन होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी उत्पादन नहीं खुल सकता है। तो मेरा मानना है कि जो बैंकों की फाइनेंशियल पोजीशन है उसके कमज़ोर होने से वो वर्किंग कैपिटल भी नहीं दे पाएंगी, रोज़गार भी नहीं शुरू हो पाएगा। तो ये वी शेप रिकवरी की जगह मेरा मानना है कि ये यू शेप रिकवरी होगी। अब सवाल उठता है कि कितने समय में होगा। तो अगर ये देखें कि लॉकडाउन के दौरान 25% से ज़्यादा उत्पादन नहीं हो रहा था। जो जनवरी में उत्पादन था उसका 25% भी मेरा मानना है उत्पादन मुश्किल था। मैंने नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स में देखा कि कौन कौन से सेक्टर में कहाँ कहाँ कितना काम हो सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 25% उत्पादन कर रहे हैं तो यानी कि जब अप्रैल में जब पूरा लॉकडाउन था तो यानी कि -75% की ग्रोथ थी। और जब हमने थोड़ा सा रिलीज़ कर दिया तो ये मान के चलिए कि -70% था। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि रिकवरी होगी तो धीरे धीरे ही होगी। तो अगर साल में 1 साल लगता है, मेरा मानना है कि 2-3 साल लगेंगे, लेकिन अगर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हुए 1 साल में समझिए हमारी रिकवरी होने लगी तो -75 से लेके 0 पे पहुँचेंगे 1 साल में, तो हमारा एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ -37.5% होगा। यानी कुल मिला के पिछले साल जो 204 लाख करोड़ का उत्पादन हुआ था उसमें 70 लाख करोड़ रुपए की कमी आ जाएगी और हमारा उत्पादन 130 लाख करोड़ रुपए का रह जाएगा। बल्कि मेरा मानना है कि अगर ये रिकवरी, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक वे में मैं कह रहा हूँ कि 1 साल में होगा, अगर 2 साल में रिकवरी होती है तो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ -67% होगा और फिर उस स्थिति में तो हमारा उत्पादन महज 60-70 लाख करोड़ ही रह जाएगा। जो बिल्कुल एसेंशियल ही उत्पादन है वही ज़्यादा उत्पादन होगा। तो इसलिए जो अभी इस स्थिति में वर्कर्स को सपोर्ट करना, छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करना और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना और उसके लिए टाइट गवर्नेंस करना, ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो हमारे सामने इस समय आ रही हैं। और इसी में हमारा काफ़ी हद तक फेलियर रहा है क्योंकि हमने एसेंशियल चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जैसे करना चाहिए था। अब सवाल उठता है कि क्या हमारे पास संसाधन हैं और कितने संसाधन हमें चाहिएंगे इस स्थिति को निपटने के लिए। तो जो हमारा टैक्स कलेक्शन है वो डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो आमदनी पे होता है और इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्शन पे और कंजम्पशन पे होता है। अब अगर हमारी अर्थव्यवस्था में जैसे मैंने कहा कि 37.5% की गिरावट होगी तो हमारा टैक्स कलेक्शन और भी ज़्यादा तेज़ी से गिर जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टैक्स कलेक्शन जो इनडायरेक्ट टैक्स का होता है वो होता है जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, जो 18%, 28% और 43% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। वहीं पे उत्पादन 0 हो गया है और उत्पादन हो रहा है एसेंशियल गुड्स का जो 5% पे या 0% पे होते हैं। तो मेरा मानना है कि हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो 16% से घट के 8% पे रह जाएगा। तो पिछले साल अगर हम माने कि 200 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पे 16% टैक्स कलेक्ट हुआ था सेंट्रल स्टेट्स का, तो 32 लाख करोड़ रुपए हुआ। लेकिन अब वो गिर के 130 लाख करोड़ हो गया और उस पर 8% मिलेगा, तो यानी कि 10.4 लाख करोड़ रुपए ही मिलेगा। तो यानी कुल मिला के 22 लाख करोड़ रुपए का हमारा टैक्स कलेक्शन गिर जाएगा। उसी तरह नॉन टैक्स रेवेन्यू जो भी है वो भी गिर जाएगा। जैसे कि इस समय डिसइन्वेस्टमेंट में 2.05 लाख करोड़ का जो टारगेट रखा था वो बिल्कुल नहीं होगा, बाकी और भी नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि जो सरकारें हैं उनका टैक्स कलेक्शन करीब 25 लाख करोड़ रुपए से कम हो जाएगा। और इतना जब कम होगा तो सरकारें अपने जो एसेंशियल खर्चे हैं उनको भी नहीं फुलफिल कर पाएगी। जैसे कि उसको तनख्वाह देनी है, इंटरेस्ट पे करना है, सब्सिडी देनी है, उसके लिए भी पैसा नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि सरकारों को कटौती करनी पड़ेगी तनख्वाह में, डिफेंस एक्सपेंडिचर में, अपने ट्रैवल में, मीटिंग्स में, और तभी जाके हमारे पास संसाधन होंगे कि हम जो करना है वो कर सकें। तो इस समय मेरा मानना है कि बजट को दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि संसाधन हमारे पास आएंगे नहीं, और बजट में ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए? मेरा मानना है कि एक सर्वाइवल की प्रायोरिटी होनी चाहिए। सर्वाइवल से मेरा मतलब है कि गरीब आदमी को जो जहाँ पे है उसको खाने पीने की चीज़ें मुहैया हों, उनको डीकंजेस्ट किया जाए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए
और बिजनेसेस फेल ना हो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। अब हमारा जो सरकार का जो डेफिसिट था बजट में वो ऑलरेडी बहुत हाई था। अगर सेंटर, स्टेट्स और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनको मिला लिया जाए तो पिछले साल हमारा जो डेफिसिट था वो 10% की रफ्तार से चल रहा था। पर 10% तो 200 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पे था। अगर उतना ही हम जो खर्चे नहीं काटते हैं, उतना ही जो हमारा एक्सपेंडिचर रहता है, तो वो 15% हो जाएगा 130 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था में। उसके ऊपर जैसे मैंने बताया कि हमारा जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल होगा वो 17% जीडीपी का और हो जाएगा। तो यानी कि 32% तो यही दो चीज़ें मिला के हो जाएंगी। उसके ऊपर हमें खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे कि मेरा मानना है कि जो हमारे गरीब व्यक्ति है उनकी जब तनख्वाह खत्म हो गई तो 20 करोड़ के साथ 4 करोड़ जोड़ लीजिए तो 80 करोड़ लोग हैं वो गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं। अगर ये हम मान के चले कि उनको 1 साल तक सपोर्ट देना पड़ेगा जब तक अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पे नहीं आती है, तो 1 साल में अगर आधे मतलब जो वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन है उसका आधा हम दें और वो हम 1 साल के लिए दें और ये 80 करोड़ लोगों को, तो हमें 18 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त चाहिएगा। तो यानी कि फिर वो 12-13% जीडीपी का वो भी हमें देना पड़ेगा। तो कुल मिला के हमारा जीडीपी का जो फिस्कल डेफिसिट का रेशियो होगा वो करीब 50-52% के करीब पहुंच जाएगा। और इसके ऊपर हमारे मेडिकल खर्चे होंगे और बाकी और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे होंगे। तो इसलिए आज रिसोर्सेज अगर हम बहुत कटौती करते हैं तनख्वाहों में, डिफेंस में वगैरह, तो भी हमारा फिस्कल डेफिसिट मेरे ख्याल में 30% के आसपास करीब रहेगा। तो इसके लिए संसाधन कहाँ से आएंगे इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो वो हम आरबीआई से बोरो कर सकते हैं, पर जैसे मैंने कहा कि पैसा अपने आप में साधन नहीं होता, अपने आप में रिसोर्स नहीं होता, तो वहाँ पे भी एक लिमिटेड वे में ही हम कर पाएंगे। हम अमीर लोगों से बोरो कर सकते हैं, हम बैंकों से बोरो कर सकते हैं जहाँ पे 8 लाख करोड़ रुपए इस समय पैसा पड़ा हुआ है जो अभी उसका क्रेडिट नहीं हो रहा है, पर फिर भी हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत भारी पड़ेगा। और इसलिए सिर्फ एक सर्वाइवल पैकेज हो सकता है। इस समय जब बिजनेसेस वगैरह बंद हैं तो कोई स्टिमुलस भी इस समय काम नहीं करेगा, क्योंकि जब आप पैसा देंगे भी तो उसका उपयोग नहीं होगा, उसका प्रोडक्शन में दोबारा असर नहीं पड़ेगा। तो इस समय सिर्फ सर्वाइवल पैकेज ही हो सकता है, जैसे मैंने कहा। अब सरकार ने अनाउंस किया कि हम 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज दे रहे हैं। मैं उसको रिलीफ पैकेज नहीं मानता, उसको मैं एक पैकेज मानता हूँ, क्योंकि इसमें से महज 2 लाख करोड़ है। अगर बहुत सारी चीज़ें जोड़ लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख करोड़ है जो कि एक रिलीफ के फॉर्म में दिया जा रहा है। ज़्यादातर ये जो 20 लाख करोड़ है उसमें से सुनने में आ रहा है कि 9 लाख करोड़ रुपए तो रिजर्व बैंक से आ रहा है और बाकी जो है वो भी लोन पे है, क्रेडिट पे है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए हैं। फिर उसमें और सारे पॉलिसी चेंजेस जोड़ दिए गए हैं जो कि सरकार के एजेंडा में थे। इस समय ऑपोजिशन नहीं है तो सरकार को लग रहा है कि हम अपना एजेंडा आगे कर सकते हैं और वो एजेंडा के तौर पे उन्होंने आगे कर दिए हैं बहुत सारी चीज़ें जो पहले के बजट में थी और वो दोबारा अनाउंस कर दी गई हैं। पर मेरा मानना है कि जो अभी ज़रूरत थी इमीडिएट रिलीफ की वो नहीं आया है। और ये पॉलिसीज़ अगर काम करेंगी भी तो मीडियम और लॉन्ग रन में काम करेंगी, इनका असर तुरंत अभी नहीं होगा। अभी इन्वेस्टमेंट, अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए सपोर्ट देते भी हैं तो अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा क्योंकि सबकी आमदनी खत्म हो गई है, डिमांड खत्म हो गई है। ये एक सरकार ने किया कि इसमें प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, प्रो कॉर्पोरेट स्टेप्स ले रहे हैं, पर ये पब्लिक सेक्टर ही था जिसने मदद की और प्राइवेट सेक्टर तो आगे बहुत आ भी नहीं रहा था, आ भी नहीं पाया। तो इसलिए मेरा मानना है पब्लिक सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत थी, लेकिन इस समय पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जा रहा है क्योंकि वो एक उनका एजेंडा था। और यहाँ पे एमएसएमई के नाम पे जो मीडियम स्केल यूनिट्स हैं उनको फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। माइक्रो यूनिट्स जो 6 करोड़ हैं उनके लिए एक अलग स्कीम होनी चाहिए था। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि एमएसएमई एक मिसनोमर है, क्योंकि माइक्रो यूनिट्स हमारे 99% है एमएसएमई के और 97.5% उसमें एम्प्लॉयमेंट है। तो माइक्रो के लिए जो नीतियां हैं वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए, स्मॉल और मीडियम के लिए अलग होनी चाहिए। लेकिन सारी नीतियां स्मॉल और मीडियम के लिए अनाउंस होती हैं, माइक्रो के लिए नहीं अनाउंस होती हैं। फिर इसमें एक और कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरह से हम कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाएं और दूसरी तरफ हम बात करें कि फॉरेन कैपिटल को कैसे अट्रैक्ट करें, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है। कृषि के क्षेत्र में जो बातें रखी गई हैं वो कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ हैं, वो कॉर्पोरेटाइजेशन को बढ़ाना चाहते हैं कि कृषि में कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाए। और सारा का सारा जो मसला है कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, तो ये एक सप्लाई साइड रिस्पॉन्स है जो कि मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में काम करता है। तो मेरा मानना है कि जिस समय घर अगर जल रहा हो उस समय हम बात करें कि हम दमकल और ख़रीद लेंगे, दमकल गृह और बना देंगे, हाँ, फायर फाइटिंग स्टेशन वगैरह और क्रिएट कर देंगे, तो वो तो घर तो तब तक जल जाएगा। तो इसलिए जो आज करना था, जो हमें इमीडिएट रिलीफ पैकेज चाहिए था, जो हमें सर्वाइवल पैकेज चाहिए था, वो इस 20 लाख करोड़ रुपए में नहीं दिख रहा है।
वो कहीं सरकार के उसमें नहीं है। और ये मेरा मानना है ऐसा होता इसलिए है क्योंकि असंगठित क्षेत्र की तरफ नीतियाँ होती नहीं हैं। जितनी भी नीतियाँ होती हैं वो ज़्यादातर संगठित क्षेत्र के लिए होती हैं, और असंगठित क्षेत्र है वो वैसे ही जो है अपने आप छूट जाता है। तो समय हो गया है, मैं अब कंक्लूड करूँगा कि आज मशीनें हैं, फैक्ट्रियां हैं, दफ्तर हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था स्टॉल कर गई है। और जो गरीब है और असंगठित क्षेत्र है वहाँ पे उनकी सेविंग एकदम ख़त्म हो गई है। उनको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और उनके लिए एक एक्सपैंडेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चाहिए। आज अनाज के भंडार बहुत हैं, रबी की फसल बहुत अच्छी हुई है, तो इस समय ऐसा नहीं है कि हमारे पास अनाज नहीं है, वो बांटा जा सकता है। अनाज के साथ जो और ज़रूरत की चीज़ें हैं, थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत है, थोड़ा तेल है, थोड़ा मसाला है, थोड़ी सब्ज़ी फल है, वो भी आज काफ़ी है, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। उसके लिए एक्सपैंडेड प्रोक्योरमेंट करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को किया जा सकता है। हमको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेज़ी से इम्प्रूव करना चाहिए, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो पैकेज है उसमें महज 15,000 करोड़ रुपए की बात है, तो वहाँ पे कुछ करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर ये भड़क पड़ता है, क्योंकि अब हम ओपनिंग अप कर रहे हैं, भड़क पड़ता है तो फिर दोबारा परेशानी में आ जाएंगे और सेकेंड राउंड लॉकडाउन तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा। और इस समय जैसे मैंने बताया कि सरकार की जो रिसोर्स पोजीशन है वो बहुत ही बदतर हालत में है, और इसलिए सिर्फ हम सर्वाइवल को केटर कर सकते हैं। कोई हम इस समय ये नहीं कर सकते कि हम कोई बहुत बड़ा स्टिमुलस दे दें या कोई और कदम उठा पाएँ। तो जो आज की समस्याएं हैं वो हमारे अनइवन डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं, और इसलिए एक बेसिक रीथिंक की ज़रूरत है, जिसमें कि हम अपने डेवलपमेंट पैराडाइम के बारे में सोचें और हमारा ट्रेड किस तरह का हो, हमारी ओपननेस किस तरह की हो, पर्यावरण से कैसे हम डील करें, हमारा ट्रैवल कैसा हो, इन सब के बारे में। लेकिन आज जो लग रहा है जिस तरह से सरकार कर रही है, अपना एजेंडा आगे बढ़ा रही है, क्योंकि आज ऑपोजिशन को एकदम डेसिमेट कर दिया है। जो आज की परिस्थिति है इमरजेंसी की, उसमें कहीं डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकता, उसमें कहीं आप सरकार का विरोध करते हैं तो सरकार आपको अरेस्ट करने को तैयार हो जाती है। तो इसलिए आज की स्थिति बहुत ही एक ऑटोक्रेटिक स्थिति है, जिसमें कि ऑपोजिशन काफ़ी इस समय एक तरह से जो उसका रोल है वो नहीं प्ले कर पा रहा है। तो हमें अपनी डेमोक्रेसी को भी सेव करने के लिए सोचना पड़ेगा। धन्यवाद।